ना मेरा बेटा है और ना मेरा आदमी है। हमारे ऊपर वाले घर में ताला लगा रखा है मुसलमानों ने। सर इसमें ताला लगाया हुआ मुसलमानों का ताला है। फर्जी रजिस्ट्रियां बनवा ली उन्होंने। हम तीनों ही विधवा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, शर्म से सर झुकने वाली तस्वीरें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिएगा, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदुओं के घरों पर हो रहे कब्जों की। आज हम हिंदुओं के उस दर्द को आपको दिखाने जा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि आज हम हिंदुओं के उस दर्द को आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आक्रोश से भर उठेंगे। हिंदुओं पर यह अत्याचार कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रताप नगर में हो रहा है। उस दिल्ली में हो रहा है जहां देश की संसद है, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास है, जहां देश की सर्वोच्च न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। और उसी दिल्ली में कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के घरों पर कब्जा किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों पर जबरन ताला लगाकर उन्हें बेघर किया जा रहा है। भारतवर्ष जब अपनी स्वतंत्रता का अमृतकाल मना रहा है, ब्रिटिश गुलामी से अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, उस समय देश की राजधानी दिल्ली के हिंदू बहुल क्षेत्र में ही हिंदुओं पर यह बर्बर अत्याचार हो रहा है। पीड़ितों ने अपने खून पसीने से कमाई, यानी कि आप सोचिए कि एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, यानी कि खून पसीने की जो कमाई उन्होंने की उसके जरिए उन्होंने अपने घर बनाया, एक छोटी सी जगह ली, छोटा मोटा मकान बना लिया, लेकिन अचानक वहां पर मुस्लिमों के कट्टरपंथी भिड़ आ धमकी और कहा कि यह घर हमारा है और इसे खाली करके यहां से चले जाओ। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सागर कुमार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मुगलिया अतिक्रमण का शिकार हिंदुओं से बातचीत की है, उनके दर्द को जाना है और भरोसा दिया कि सुदर्शन न्यूज उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और उन्हें उनके ही घर से बेघर किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जिस दिल्ली में बिजली और पानी फ्री है, क्या उसी दिल्ली में हिंदुओं पर अत्याचार भी फ्री है? अगर हिंदू हिंदुस्तान की राजधानी में भी सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगा? क्या देश की राजधानी दिल्ली हिंदुओं के लिए प्रताड़ना और मौत का केंद्र बनती जा रही है? और सवाल यह भी है कि सेकुलरिज्म की बात करने वाले सियासी दल हिंदुओं पर होने वाले इन जिहादी अत्याचारों पर चुप्पी आखिर क्यों साध लेते हैं? आज इन तमाम सवालों को लेकर ही हम चर्चा करने वाले हैं, एक गंभीर चर्चा करेंगे और इन सवालों के इर्द गिर्द ही आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता सागर कुमार ने जो रिपोर्ट हमें भेजी है वो पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। के अलग अलग हिस्सों से हमने दिखाया कैसे हिंदुओं जो है अलग अलग अपने घर से छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन पैदा की जा रही है कि वो या तो घर छोड़कर चले जाए या फिर जबरदस्ती उनसे घर खाली किया जा रहा है। ये प्रताप नगर का बगीची इलाका पड़ता है। ना मेरा बेटा है और ना मेरा आदमी है। 7 साल की उम्र थी तो आज मैं 80 के लगभग हूँ। अच्छा, जब से मैं रह रही हूँ यहाँ। अब कौन यहाँ से भगाना चाह रहा है आपको? भगाना ये अपने मुसलमान भाई। हमारे ऊपर वाले घर में ताला लगा रखा है मुसलमानों ने। सर इसमें ताला लगाया हुआ मुसलमानों का ताला है। ये किसने लगाया इसमें ताला? मुसलमानों ने आके लगाया ताला। ये आपका घर है? ये हाँ जी, ये हमारा, ये नीचे मैं रहती हूँ। क्या बोल के ताला लगा दिया है? वो कहता है ये हमारा मकान है, आप लोग किराए पर हो। हाँ, हम सबसे कहते हैं किराएदार हो तुम तो। और कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरी दादी सास यहीं पर ही थी, 100 जब से सब लोग आए आजादी के टाइम से यहीं रह रहे हैं। बताइए। फर्जी रजिस्ट्रियां बनवा ली उन्होंने। हाँ। और अब कहते हैं कि मकान हमारा है, आप लोग निकलो, आप किराएदार हो यहाँ। कौन कहता है ऐसा? ये मुसलमान आ रहे हैं पता नहीं कहाँ से। हाँ। हमें ये यहाँ तो नहीं मुसलमान की इतनी बस्ती दिखती भी नहीं है। सब आते हैं, सब हिंदू रहता है इस गली में। पूरी हिंदुओं की कॉलोनी है। ये रोइए मत आप, बिल्कुल हम लोग आपके साथ, आप रोइए मत बिल्कुल भी। क्या कुछ हुआ है? उनकी बहुत तबीयत खराब है। एक तो यहाँ पे आके हमसे कह रहे खाली करो, घर से बाहर निकलो, तुम्हारा सामान फेंक। कोई नहीं भगाएगा आपका, कोई सामान बाहर नहीं फेंके। आप रोइए मत। क्या कुछ किसने बोला आपको घर खाली करने के लिए? एक लड़की आई थी बेटा मुसलमानी यहाँ पे। अच्छा, आप चुप होइए, पहले आप इधर आइए, सामने आइए। आप देश आपकी बात सुन रहा है, आप रोइए मत। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, शर्म से सर झुकने वाली तस्वीरें हैं जो ये हिंदू बस्ती के अंदर इस तरह से लोग रो रहे हैं अपने घरों को बचाने के लिए। जो कर रहा है यहाँ पे जितने कर रहा है जो शाह अहमद फिरोजी करके है और एक उसकी बेटी है। वो कहाँ रहते हैं? शाह अहमद। शाजिया अहमद नाम है उसका, लेडीज का।
वो आके कह रही है मेरे पापा ने ना मुझे गिफ्ट में दिया। हम तीनों ही विधवा है, 3 बच्चे हम तीनों विधवा आपका है। घर भी कह रहे हैं? फैमिली है सर। कुछ नहीं होगा, हम लोग आपके साथ हैं। मेरे पापा की भी हालत खराब। इनके वाले भी साथ में मिले, वो भी पैसे सब मिले होंगे, इस वाले खुद उनको हमारा साथ दे रहे कोई हैं। भी नहीं है। नहीं रोइए मत, आप लोग रोइए मत। अभी हम अस्पताल अभी आए हैं हम अस्पताल के 2 दिन हो गए, हम वही थे, आई थी में हमारे पापा। शर्मनाक तस्वीर देश की, ये राजधानी दिल्ली की है, जहां पर देखिए कैसे ये हिंदू परिवार रो रो कर अपनी व्यथा बता रहा है। यहाँ पर कोई बड़ा नेता मंत्री नहीं आएगा क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और इनके घरों पर जो है कैसे मुस्लिम लोग, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कब्जा करना चाह रहे हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता सागर कुमार की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रो रहा है, हिंदू बिलख रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन हाँ, कोई सुनने वाला है तो वो है सुदर्शन न्यूज। हम तो कहते हैं कि साधु संत और सती को कोई सताए तो हमें बताए, और इसीलिए इन हिंदुओं की आवाज सुदर्शन न्यूज आज बन रहा है। इनको न्याय मिले, इसकी पूरी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सागर कुमार इनको भरोसा देकर आए कि आप ना रोइए, ना बिलखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको न्याय मिलकर रहेगा। ये न्याय आपको सुदर्शन न्यूज किसी भी हालत में दिलाएगा, क्योंकि अगर हिंदुओं की आवाज इस देश में नहीं सुनी जाएगी तो आखिर हिंदुस्तान जो हिंदुओं का देश है उसमें फिर उनकी आवाज सुनेगा कौन। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। उसके बाद चर्चा की न केवल शुरुआत करेंगे बल्कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं बीजेपी की ओर से। इसके साथ ही हमारे साथ विजेंद्र मलिक जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर HS रावत जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हाजी नाजिम साहब हैं। आपका स्वागत है सभी का। लेकिन सबसे पहले रमाकांत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि एक हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद भी अगर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर यह सब कुछ हो रहा है, जिसको हम कहते हैं बार बार कि मिनी पाकिस्तान बनती जा रही राजधानी दिल्ली, ये क्या हो रहा है सर? हिंदुस्तान के अंदर, देश की राजधानी के अंदर हिंदू रो रहा है, हिंदू बिलख रहा है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस तरह से सागर जी का रिपोर्ट अभी मैं देख रहा था जी, तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। ऐसे हालांकि संज्ञान में अभी तक ये आया नहीं था, लेकिन जिस तरह की संज्ञान और जिस तरह से हिंदुओं का वहां पर रोना धोना और खास करके उनके जमीनों के ऊपर में जो कब्जे वाली बात आई है सामने, निश्चित तौर पर ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है जी। और हम ये कह करके नहीं टाल सकते इस चीज को, जो कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार की। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। और ऐसे जिस तरह से अतिक्रमण की बात आई है, जो कि उनको घर से निकाल करके ताला लगा देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि जो भी सताए हुए हैं उनको सबसे पहले तो प्रशासनिक उनको ये कंप्लेन करना चाहिए। और जिस तरह से हम बात आए और पार्टियों की मैं कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता जो कि कंप्लेन हो गई ना सर, हम दिखा तो रहे हैं आपको। अरे उनकी आप भी थी, उनका दर्द आपको दिखा तो रहे हैं, आप देख तो रहे हैं। अब और क्या कंप्लेन करेंगे? मतलब आप क्या चाहते हैं, वो किस तरीके की कंप्लेंट करें, आप बताइए ना। बिल्कुल भाई, जी, अभी मैं एक नेशनल टीवी चैनल पर पूरे 1 घंटे का शो उस पर हो रहा है और आप कह रहे हैं कि उनको कंप्लेंट करनी चाहिए। उनका दर्द आपको दिखा नहीं, आपने उनके दर्द को सुना नहीं क्या? आ रहा हूं उसी विषय पर अमित जी। और निश्चित तौर पर यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमने पीछे भी अभी हमने देखा देश के अंदर में बहुत ऐसी जगह है, और खास करके दिल्ली के अंदर में जो रोहिंग्याओं का और जो इनके नुमाइंदे हैं, जो आज आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो विधानसभा के अंदर में हैं, आज उनके ही क्षेत्र में आज प्रतापनगर के जो विधायक हैं, मुझे लगता है जो कि उनको भी तो देखना सर, चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं रमाकांत जी, मैं नहीं चाहता हूं कि ये डिबेट जो है वो पॉलिटिकल डिबेट बने। ये पॉलिटिकल डिबेट है ही नहीं सर। सवाल यह है कि इन गरीब हिंदुओं को न्याय मिलेगा तो मिलेगा कैसे सर? पुलिस लैंड और लॉ ऑर्डर राजधानी दिल्ली के अंदर वो आपके अंडर आता है सर, वो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। मैं इसको पॉलिटिकल आज नहीं बनने दूंगा। ये पॉलिटिकल डिबेट है ही नहीं सर। इन हिंदुओं को न्याय कैसे मिले, आज चर्चा इस पर करेंगे। अमित जी, मैं इसको पॉलिटिकल ले ही नहीं जा रहा हूं। मैं तो अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रशासनिक तरफ से हो जिम्मेदारी, या राज्य सरकार की तरफ से हो, या वहां के जो विधायक या जो रिप्रेजेंटेटिव है
जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। मैं पॉलिटिकल तो एंगल दे ही नहीं रहा हूं इसको। मैं तो कह रहा हूं आज कोई भी सताया हुआ व्यक्ति और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर में इस तरह की बातें हो रही है, और सुदर्शन न्यूज के ये इतना बड़ा उन्होंने इस चीज को निकाल करके इस विषय को लेकर के आया है, मुझे लगता है बड़ी गंभीरता वाला विषय है। और मुझे लगता है जो कि खास करके इसके ऊपर में निश्चित तौर पर चर्चा भी होनी चाहिए और साथ साथ इसके ऊपर में। ठीक है रमाकांत जी, मैं लौटूंगा आपके पास लेके विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर 3-3 बार बन रही है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, तो सिर्फ मुसलमानों की वजह से तो बन नहीं रही है। इन हिंदुओं ने भी आपको वोट दिया होगा, भाई इनकी कौन सुनेगा? क्या इन्होंने आपको वोट देकर गलती कर दिया क्या? देखिए अमित जी, अब हिंदुओं के साथ ये बर्ताव होगा देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जहां पर आपकी सरकार है? अमित जी, जैसा आपने खुद कहा जी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड तीनों बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है दिल्ली में। और बीजेपी अभी तक क्या करती आई है, हिंदू धर्म की आपस में लड़वाने की ये इस मुद्दे पे राजनीति करती हुई आई है। अगर कोई परिवार इस तरीके से पीड़ित है, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा। पुलिस का आपका लास्ट का कार्यक्रम था, ये जो टोपी ट्रांसफर की जो कोशिश आप कर रहे हैं सर, मैं आज ये होने नहीं दूंगा। आप बीजेपी से, बीजेपी आपके ऊपर, आप बीजेपी के ऊपर, ये सब नहीं चलेगा सर। कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सर, आप सरकार में है सर, आप सरकार में है सर। नहीं, मैंने क्वेश्चन किया तो आप जवाब दीजिए ना सर, लेकिन काउंटर करने का तो मेरा अधिकार है ना सर, काउंटर तो मैं करूंगा। अगर आप टोपी ट्रांसफर करेंगे, नहीं, वो तो मैंने उनसे कर लिया ना सवाल, वो तो मैंने भी उनको बता दिया कि जिम्मेदारी उनकी भी होती है, लेकिन सरकार आपकी भी है सर, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है सर। आप क्या करेंगे ये बताइए? अगर आप बोलने के लिए अलाउ करेंगे तो ही तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। बोलिए। तो इन तीनों चीजों की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म, हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस राजनीति को करती हुई आई है। चाहे वो मुद्दा मणिपुर का हो, मतलब मणिपुर में कत्लेआम हो रहा है आज तक, जब तक 100, 200, 400, अरे सर आप मणिपुर पहुंच गए, आप मणिपुर पहुंच गए, आप बात दिल्ली की करिए ना सर। दिल्ली में क्या हो रहा है? आपकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है सर, उसको देखिए ना आप। दिल्ली के हिंदुओं को न्याय दिला नहीं पा रहे, आप मणिपुर चले गए सर। अरे आपकी जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों को उनको न्याय कैसे मिले उसकी जिम्मेदारी है। आप पहले दिल्ली के हिंदुओं को न्याय दिलाइए ना सर। एलजी साहब इस पे चुप क्यों है? एलजी साहब, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस तो एलजी साहब के अंडर आती है, तो एलजी साहब चुप क्यों है? इसका समाधान कौन करेगा? सबसे पहले पुलिस करेगी, उसके बाद कोर्ट करेगी। मैं 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जहां तक पुलिस की बात है, एलजी साहब क्या अपना पॉइंट रखते हैं इस पर? एलजी साहब का जवाब लीजिए, वो क्या करवाना चाह रहे हैं दिल्ली में। तो एलजी साहब का कोई स्टेटमेंट आया नहीं। अगर ऐसी घटनाएं होती है, चाहे देश का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली के किसी, मैं एलजी को लेकर, रमाकांत जी बैठे सर, मैं एलजी को लेकर उनसे सवाल करूंगा सर, और मैंने सवाल कर भी चुका हूँ, आप भी जानते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, विजेंद्र जी, मेरा सवाल सीधा सा आपसे ये है, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि मामला आपके संज्ञान में आ चुका है। अब आप ये बताइए कि कौन सा आपका मंत्री, कौन सा आपका विधायक या खुद अरविंद केजरीवाल इन गरीब हिंदू परिवारों से मिलने के लिए जाएंगे, इनसे पूछेंगे कि भैया बताइए क्या कुछ हो रहा है आपके साथ, क्या अत्याचार हो रहा है, कौन वो लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, कौन आपके घरों को ताला लगा रहा है, कौन आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकल जाइए, कौन ये कह रहा है कि आप जाइए, ये घर आपके नहीं, ये हमारे हैं, आप तो यहाँ पर किराएदार हैं, ये पूछने जाएंगे क्या अरविंद केजरीवाल? एलजी साहब कब जाएंगे? अरे सबसे पहले जवाब दे। अरे सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, एलजी साहब को तो पूछ लूंगा मैं, रमाकांत जी बैठे तो हैं, अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना बताइए ना सर, आप अपना बताइए ना विजेंद्र जी, हाँ या ना, सिंपल सवाल है। अरे सुनने की हिम्मत तो रखे सर, हाँ या ना पूछ रहा हूँ मैं। अरे हाँ मैं आपसे हाँ या ना, इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहा। कुछ नहीं है, आप सुनिए उस बात को गंभीरता से लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी सभी हिंदू, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख, सभी धर्मों का बराबर तरीके से सम्मान करती है। ये सवाल सम्मान करते तो जाइए ना फिर, एलजी साहब कब देंगे, या फिर एलजी साहब कब देंगे? ये कहते हैं तुष्टिकरण की जो राजनीति है वो आपके आड़े आ जाएगी। अगर आप इन हिंदू परिवारों के दर्द को समझने के लिए अगर चले जाएंगे तो मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति आप करते हैं, मुस्लिम अपीसमेंट की जो राजनीति आप करते हैं, वो आपके आड़े आ जाएगी क्या? वो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए मुझे कौन सी दिक्कत हो जाएगी? जो जवाब दे है इसके लिए वही तो जवाब दे, उसी की तो सबसे जिम्मेवारी किसकी होगी? जिसको जिम्मेवारी। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, विजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एचएस रावत साहब, एचएस रावत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में हिंदू रो रहा है, वो बिलख रहा है, वो न्याय मांग रहा है, अपने घरों को भी, अपने घर से भी बेघर होने के लिए वो मजबूर हो रहा है। क्या हो रहा है इस देश में सर? अभी तो 20 करोड़ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार आबादी बढ़ रही है, इसी तरीके से आबादी बढ़ती चली गई तो आगे क्या हाल होगा सर?
इसके लिए तो आप भी बार बार जागरूक कर रहे हैं, हम भी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कोई असर उसका हो रहा है क्या? बिल्कुल अमित जी, ये कि बहुत ही अच्छा कार्य नहीं है इनका, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, पहले तो लोकल सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आप इसको पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये तो केंद्र सरकार के अधीन है। अगर मान लो मैं विधायक हूँ और मुझे वोट दिया, हिंदू ने भी दिया, मुसलमानों ने भी दिया है, तो मेरे क्षेत्र का मुझे दायित्व ये बनता है कि मैं उन पीड़ितों के पास जाऊं, और अगर मेरी पुलिस नहीं सुनती है तो मैं आकर के एलजी को बोलूं, एलजी भी नहीं सुनता है तो मैं आगे होम मिनिस्टर को बोलूं और मैं हंगामा करूं। ये तो फर्ज बनता है, ये कह करके नहीं टाल सकते। हंगामा करना फर्ज है, जो हमारे अंदर जिसपे जो एक्शन लेने के लिए वहां पे जिम्मेवार है वो एक्शन ना ले। नहीं है, इसलिए ये कह करके वोट लेकर के इस बात को टालना और दूसरों को, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना, हिंदू के साथ खड़े हो जाएंगे तो मुसलमानों की वोट आपकी कट जाएगी। अरे एनजी साहब के पास हिम्मत है तो जवाब देना इस बात पे, ये स्थिति क्यों बनी दिल्ली में? पहले कहाँ जाएगा जिसने मैंने पुलिस को वोट नहीं दिया? कुछ भी आप बोलेंगे, इस देश की जनता को आप इतना भोला समझते हैं क्या? मैंने वोट एमएलए इस देश की जनता को इतना भोला समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेगी और सेंटर पे आएगी और दिल्ली में छाती पीटेगी कि हमारे तरीके से हो, हर तरीके से दिल्ली में चुनी हुई जनता को अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट के और ये आप लोगों की सोच गलत है क्या देगी, तो देश की जनता को आप इतना भोला समझते हैं क्या? लैंड नहीं है हमारे पास, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इस तरीके से आपकी इस राजनीति को समझ चुकी है। अभी देश में नहीं चलेगा, नहीं बच सकते। हिंदू को मुस्लिम को आपस में लड़ाओ और देश में राज करो, ये नहीं चलेगा। अब देश को चाहिए रोजगार, चाहिए अब देश को चाहिए। विजन जी आ रहा हूं आपके पास। विजन जी, एचएस रावत जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। आ रहा हूं आपके पास, ठीक है, इनको बोले दीजिए। विजन जी पहले सुन लीजिए ना, विजन जी आप सुन लीजिए ना पहले। विजन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके आप एक साथ दोनों बोल रहे हैं, सब समझ नहीं आ रहा, एक एक करके अपनी बात रखिए ना प्लीज। विजन जी बिल्कुल बिल्कुल, रावत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में। प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट दे देते हैं। विजेंद्र जी सुनिए ना, ठीक है रावत साहब आप बोलिए। तुम्हारे बीच में हाँ बोलिए रावत साहब आप बोलिए। का तरीका होता है नहीं कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, जिसकी बारी आप अपनी अपनी बारी में बोलिए। अगर आप काउंसलर होते या आप विधायक होते और आपको वोट दिया होता पब्लिक ने, तो आप सुनते नहीं उनकी बातें? पुलिस नहीं सुनेगी उनकी बातें, सबसे पहले एक्शन कौन लेगा? पुलिस उनकी बातें नहीं सुनेगी। अरे जिसको वोट दिया पहले उसके पास जाया जाता है कि डायरेक्ट उसके पास जाया जाएगा? एक्शन कोर्ट में जाएगा विधायक लेगा कि पुलिस? जिसको वोट दिया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, उसके पास आदमी जाता है डेमोक्रेसी में। एक्शन वहाँ पे कौन लेगा? पुलिस लेगी कि विधायक लेगा? बहुत सारे लोग को बोलने लगूं आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं बोलने लगूं कि सुदर्शन न्यूज की टीम वहां पे गई तो वहां पे उसको खाली करा के वापस क्यों नहीं आई? उनको जो है उनका पोजीशन क्यों नहीं दिला गई? तो ये क्या बात है? जो कराना जिसकी जवाबदेही होगी वही तो खाली कराना है क्या? अरे सर हमारा जो काम है हम उसको बखूबी कर रहे हैं सर, हमारा काम है मुद्दे को उठाना, हम मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी भूमिका को निभा पा रहे हैं? क्या आपके पास जो जिम्मेदारी है, दिल्ली के लोगों ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, क्या आप उसका ठीक से निर्वहन कर रहे हैं? सर सवाल ये है विजय जी, सवाल को घुमाइए मत, आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं सर। हम तो बखूबी कर रहे हैं, हमारा जो काम है, उसको बखूबी कर रहे हैं सर। तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी इस बात को जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। गलत होता है इस देश में, आप मुद्दे को उठाइए, ये आपका अधिकार है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसकी जवाबदेही किसी न किसी को तो तय करनी पड़ेगी ना। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं आता हूं रावत साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हाजी साहब सवाल मेरा आपसे यह है कि बात तो आप बात पर भाईचारे की करते हैं, लेकिन कैसा भाईचारा निभाया जा रहा है? हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है, उनके घरों पर ताला लगाया जा रहा है, उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है, गलत तरीके से कागज दिखाकर उन पर अवैध कब्जा हो रहा है सर। ये बताइए, ये कैसा भाईचारा निभा रहे हैं आप हिंदुओं से? हाजी साहब देखिए अमित जी देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल जो चल रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम वाला माहौल जो है, नफरती माहौल बहुत चरम सीमा पर है। साहब की आवाज नहीं आ रही है अंदर। सर बात तो सुनिए, सर आप बात सुनिए ना, आपने जब सवाल किया तो मेरी बात सुनिए। ये देखिए उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ, मुसलमानों का पलायन करा दिया गया, ये सब क्या है? देश के अंदर अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे की बात मैं कहता हूं ना, इसको खंडित करने में ये नफरती चिंटू है ना, सबसे आगे रहते। भारत सरकार क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती जो मुसलमानों को भी पलायन करने पे मजबूर करते? मैं हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ हूं, हिंदू भाइयों के साथ ऐसा हो रहा, क्या मेरे मुसलमान भाइयों के साथ कोई हिंदू भाई खड़ा है? ये भाई कह के सब कुछ हो रहा है,
सर ये रावत साहब जवाब दीजिए, रावत साहब इस जवाब तरीके दीजिए। का माहौल रहेगा अरे मुसलमानों खान के साहब खिलाफ, सुनो, तो ये बताइए खान देश के साहब अंदर क्या रहेगा? खान साहब सुनिए, आपकी बात ठीक है। अरे आप मजार बना रहे हो फ्लाईओवर पर और फिर कहते हो कि मजार तोड़ रहे हो और हमें बेघर कर रहे हो। आप गलत बात कर रहे हैं। मजार तो हमने तो सड़कों पर मंदिर में बने हुए देंगे, वहाँ मजार बना रहे हो और अगर उसको हमने तो तोड़ा जाए डिवाइडर के ऊपर आप मंदिर कहते बने हो हुए देंगे, पार्क में मंदिर बने हुए देंगे, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। 4 बार दिखाया है कि मजार फ्लाईओवर मजार बन अगर रही आप है। बात सुनेंगे तो लैंड पूरे जिहाद देश कर को रहे हो। पता चलेगा सर। और अगर उनको इस तरीके तोड़ा की जाता क्या है तो बात आप कहते कर हो रहे हैं? मुसलमानों को तंग किया जाता है। आप अगर इनको तोड़ दिया जाए जिसमें मुर्दा नहीं हो, मजार किस बात की है? अगर उनको तोड़ो तो रावत साहब ये बताइए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है भारत के अंदर? मुसलमानों के साथ भारत के अंदर क्या हो रहा है? अरे उनको मुझे बलिदान करने पे मजबूर कर देते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान जाओ। अरे क्यों जाए पाकिस्तान? ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हम मुसलमानों का है। आप भी तो पहले रावत साहब रावत साहब पूरी सुनिए सर। जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे सर जब भारत छोड़ने की बात करते हैं ना, ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये भारत सबका है। ये हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। आपने उत्तराखंड का बोला कि उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है। अरे वहाँ जबरदस्ती मजार बना के बैठे हो। उत्तराखंड के अंदर जो मुसलमानों के साथ हुआ, जहाँ मर्जी मजार बना के बैठ जाते हो। मुसलमानों को जो मुसलमानों की दुकानें बंद करवा दी गई, मुसलमानों को पलायन करने पे मजबूर कर दिया गया। रावत साहब जब ऐसी बात आती है तो आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है। मुसलमानों के साथ देने की जगह आप लोग देश के अंदर एक नफरत वाली बात करते। रावत साहब ये मुल्क है ना, ये मुल्क सुनिए, ये मुल्क सारी संविधान से चलेगा। इस बात को सर आप इस बात को पूरे आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये आस्था से नहीं चलेगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा सर। आप लोग अगर संविधान से चलेगा तो कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, ये ध्यान कर लो। अब ये आप अपने दिमाग से गलत फितूर निकाल लीजिए सर। नहीं सर, आप अपने दिमाग से गलत फितूर निकाल लीजिए। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है सर। ये मुल्क भारत के मुसलमानों का उतना है जितना हिंदू भाइयों का है। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं सर? आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? रावत जी आप समझदार इंसान है, मैं आपकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप किस तरीके का माहौल देश के अंदर दे रहे हैं? अरे सर आपकी अरे सर ये देश संविधान से चलता है, ये नफरती चिट्ठों से नहीं चलेगा सर। आप भी तो हिंदुस्तान की जागीर हो, पहले आप भी तो हिंदू ही थे। आप कौन से अरे सर ये गलत है, दिमाग से फितूर निकाल लीजिए। भारत का मुस्लिम हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बाप दादा पुराने मुस्लिम है, कोई कन्वर्टेड नहीं है सर। कन्वर्ट करने वाले दूसरे होंगे, हाजी नाजिम कन्वर्ट नहीं है। आप कन्वर्टेड हो सर, हाजी नाजिम तो अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह का शुक्र है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक है सर, बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक है। आप कन्वर्टेड बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं रावत जी? कन्वर्टेड नहीं हो तो कहाँ से आए आप कहाँ से आए थे? कन्वर्टेड नहीं हो तो आप अपना और मेरा डीएनए चेक करा लेना। सुनिए रावत जी, आपको खुला चैलेंज कर रहा है हाजी नाजिम, अपना और मेरा डीएनए चेक करा लेना सर। आपका और मेरा डीएनए बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से निकलेगा सर। औरंगजेब की वजह से कन्वर्ट हो गए और 1092 यानी 1200 ईस्वी से पहले इस्लाम यहाँ था ही नहीं, मुसलमान नहीं था। बात कर रहे हैं आप किस तरीके की? हंसी आ रही है मुझे आपकी इस तरीके की बात। अरे सर ये मुल्क संविधान से चलता है, ये मुल्क संविधान से चलता है। आप लोग कैसे आस्था से चलाने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क है ना जैसे श्रीलंका साल पहले इस्लाम नहीं था और आप कह रहे हो हम तो आदिम जमाने के मुसलमान हैं। भारत ही रहने पब्लिक को दो। झूठ महकाते हो, रावत जी अल्लाह का शुक्र है भारतीय मुस्लिम हूँ, गर्व से कहता हूँ, फख्र से कहता हूँ भारतीय मुस्लिम हूँ। आपको लैंड जिहाद नहीं होने देंगे, किसी का घर कब्जा नहीं होने देंगे, रोडों पे मजार नहीं बनाने देंगे, सड़कों को अल्लाह का शुक्र है भारत तो देखिए भारतीय मुस्लिम चलेगा। कितना भी जोर जबरदस्ती कर लो भारत के मुसलमानों को आप लोग नुकसान नहीं दे सकते। भारत का मुसलमान संविधान से चलता है। अरे सर भारत का मुसलमान
संविधान को मानता है और संविधान के तहत ही चलता है। ये किस तरीके की बात है? और रही बात ये दिल्ली के अंदर हिंदू भाइयों की, सुनिए सर, अरे सर अब आप सुनिए, दिल्ली के अंदर जो हिंदू भाइयों के साथ हुआ, ये बताइए मुसलमानों के साथ भी हुआ। कहाँ है भाजपा सरकार? क्या हुआ? उनको हाजी नाजिम, आप बार बार जो आप कह रहे हैं ना, आप बार बार जो कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुओं के बाप की जागीर है। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं। अमित जी, हिंदुस्तान मुसलमानों के बाप की जागीर है, हिंदुस्तान हिंदुओं के बाप की जागीर है। आप पूछ रहे हैं ना, हम बता रहे हैं आपको। नहीं सर, मैंने ये कहा जो नफरती चिंटू ये कहते हैं, और रही बात आपकी, जो नफरत फैलाने वाले, हाजी नाजिम, रही बात आपकी, आप तो किसी बात पे भरोसा नहीं करते। आप तो ये भी नहीं मानते कि गाजियाबाद में धर्मांतरण हुआ हिंदू बच्चों का, वीडियो गेम के जरिए धर्मांतरण किया गया। आप तो ये भी नहीं मानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से ये धर्म परिवर्तन किस तरीके से को फंसाया जाता है ना प्रोपेगेंडा के तहत। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मुसलमान नारियल पानी पर, गंदे नाली का पानी का छिड़काव हो रहा था, आप तो उसका भरोसा नहीं करते। आप तो ये कहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप तो किसी बात पर भरोसा नहीं करते। मुसलमानों के खिलाफ बरेली में एक छोटे से मासूम 3 साल के बच्चे, हिंदू बच्चे का खतना कर दिया गया। आप लोग तो उसको भी झूठा बताते हैं। तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको तो हर बात झूठी लगती है। जब हम कहते हैं जबान के ऊपर, सुनिए सर भाई, जब आपको जहाद फैलाना होता है, तो आप गले में रुद्राक्ष माला डाल लेते हैं, हाथ में कलावा पहन लेते हैं, आप तिलक लगा लेते हैं, क्योंकि जहाद को अंजाम देना है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भैया फतवा जारी करवाइए देवबंद से, जब हम ये कहते हैं कि फतवा जारी करवाइए देवबंद से, तो फतवा जारी नहीं होता है, फतवा जारी नहीं होता है। लिपस्टिक के लिए फतवा जारी हो जाएगा कि मुस्लिम महिला लिपस्टिक ना लगाएं, किसी और बात के लिए फतवा जारी कर देंगे आप। लाखों फतवा जारी हो गए देवबंद से, लेकिन जो असल मुद्दे है उसके लिए फतवा जारी करने की जब मांग हिंदू संगठन करते हैं तो आप फतवा जारी नहीं करते हैं। इससे आपकी असलियत पता चलती है कि आपकी असलियत क्या है और आपकी असली पहचान क्या है। खैर ठीक है, एच.एस. रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ एच.एस. रावत जी बोलिए आप। मैं ये कह रहा था अमित जी, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं ये कहता हूं, जब देश बट गया था तो उस समय तुम गए क्यों नहीं वहां पाकिस्तान में? यहाँ क्या धक्के खा रहे थे जब तुमने मुसलमानों ने देश ले लिया, तो वहां जाके धक्के खाते ना। यहाँ फिर तुम टुकड़ों पे पल रहे हो हमारे पे, हमारे टैक्स का पैसा खाते हो, तुम वहीं चले जाते, जाकर के आप चले जाओ। भारत का मुसलमान, वो मुसलमान कौन से थे जिन्होंने देश को बांट दिया? को आप याद कर लीजिए, कौन से मुसलमान थे? मुसलमान तो सारे चले गए थे यहाँ से। देखा बिरयानी पाकिस्तान में खाते हुए, अरे देखा बिरयानी। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास में, आ रहा हूँ आप दोनों के पास आऊंगा। लेकिन सवाल ये है, रमाकांत जी, सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी है सर, राष्ट्रीय राजधानी है सर, वहां पर जिहादियों के हौसले लगातार बुलंद क्यों हो रहे हैं? डर क्यों नहीं है पुलिस का? और देखिए, बात पुलिस के डर की नहीं है। मैं तो कह रहा हूं यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, आज अगर रावत साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि पुलिस के जाने से पहले व्यक्ति यही जानता है ना। मिश्रा जी, अरे चुप रहिए, आ रहा हूँ मैं, जवाब आप ही को देना है। सुन लीजिए, प्लीज पहले उनको सुन लीजिए। हर जगह बोलने लगते हैं, डिबेट का तरीका सीखिए, बोलिए। और देखिए अमित जी, ऐसा होता है, सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस इलाके के, चाहे वो विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो, उनके पास ये समस्याएं जाती है। ये सबसे पहले वहां जाकर के देखते हैं सत्य में सच्चाई क्या है, और उसके बाद भोली जनता नहीं है, इतनी भोली जनता नहीं है। ये देश की जनता की भोली नहीं रही है। आप कुछ भी आलोचना बोलेंगे और हम सुनते रहेंगे, देश की जनता सुनती रहेगी। उनके पास निगम पार्षद अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती है, वो निगम पार्षद नहीं सॉल्व करेगा, वो जिम्मेदारी पुलिस की है। की समस्या जो सुदर्शन न्यूज आज उठा करके लेकर के आ रहा है दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस के पास में, विजय जी आप उनको बोलने दीजिए ना प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। विजय जी, सुन लीजिए, ये बहुत गलत तरीका है, आप दूसरे के बारे में बोलते हैं और आपके बारे में क्यों नहीं बोलते? सुनिए अमित जी, रमाकांत जी हर बार ये बात कहते हैं कि सुदर्शन न्यूज ये खबर उठा कर लेके आता। अरे तो रमाकांत जी, आपकी सरकार क्या कर रही है? फेल हो चुकी है आपकी सरकार। नहीं सर, आप हर डिबेट में ये कहते हैं कि सुदर्शन न्यूज ये खबर उठा के लेकर आता। तो ये बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है सर? आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है। अरे केंद्र में पुलिस प्रशासन के अंदर में आता है। रमाकांत जी, आप एक चीज बताइए, किसी चैनल में ये आवाज उठाई, इस विषय को लेकर के आया, ये क्या क्रेडिट नहीं जानी चाहिए? प्रशासनिक व्यवस्था तो बाद की बात है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव क्या करने नहीं गए थे?
क्यों नहीं गए थे वहां पर? ये रिप्रेजेंटेटिव का काम है वहां जा करके, चाहे विधायक हो चाहे काउंसलर हो, वहां पर जाना चाहिए और इस विषय को उठाना चाहिए। हर जगह विषय को विषयांतर करने की कोशिश मत करिए हरी साहब, हर जगह विषय को विषयांतर करने लगे। ठीक है विजय जी आप बोलिए, विजय जी आप बोलिए, क्या बोलिए, क्या आपकी सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाएगा क्या? आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता जान सके कि सही मामला क्या है। देखिए इस देश में आम आदमी पार्टी सभी धर्मों का मानने वालों का सम्मान करती है। जो महिला रो रो कर मैंने आपसे 2 मिनट कहानी बता रही है, नहीं उन पर भरोसा नहीं है। मैं मुद्दे पे नहीं आप बिल्कुल, जब आप ऐसी बात करेंगे तो मैं तो सवाल करूंगा ना आपसे। आप कह रहे हैं कि आप अभी सच्चाई जानेंगे, अब और क्या सच्चाई जानेंगे सर? मतलब ये महिलाएं जो बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं क्या? बोलने नहीं देंगे। बोलिए, देखिए व्यर्थ जा रहा है टाइम। बोलिए। देखो अभी बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि हमारे देश में रोहिंग्या आके अलग अलग जगह पे कब्जा कर रहे हैं, तो मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, देश को भ्रमित ना करे। रोहिंग्या जो आता है वो किसी दूसरे देश से आता है कि हमारे देश में पैदा होता है? अगर वो दूसरे देश से आता है तो देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की है। ये भाजपा हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए आई है, पब्लिक समझ गई है। 2024 में इनकी गिनती उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, जो जिस बात का इनको एहसास है। सभी पार्टी एकजुट हो रही है, इनके 28 दल इनसे दूर जा चुके हैं, सिर्फ 3 दल इनके पास बचे हुए हैं। अब ये इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं, देश को भ्रमित करते हैं, इससे ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। आपने मुद्दा उठाया पब्लिक, किसी भी जाति धर्म के लिए किसी के घर पे जबरन परिवर्तन होता है, किसी का जबरन धर्म परिवर्तन होना ये गलत चीज है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले संज्ञान कौन लेगा? पुलिस किसके अंडर आती है? इनके पास 2 महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। दिल्ली पुलिस के पास में त्वरित एक्शन लेने के लिए 30 से 35% पद खाली है। देखिए ये बात भी तो सही है ना, लेकिन विजय जी जो लोकल लीडर्स होते हैं वहाँ के, जो वहाँ के लोकल लीडर्स होते हैं उनके पास तो लोग जाते हैं ना अपनी बात लेकर। जब भी मैं इस मुद्दे पे बोलता हूँ तो आप बिल्कुल आप मुझे इतना समय दीजिए, मैं उस पॉइंट को रख सकूं देश की जनता के सामने। हमारे देश में ये ऐसी घटनाएं ना हो, इन पे तुरंत लगाम लगे, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, पुलिस त्वरित एक्शन ले। पुलिस के पास मैन पावर नहीं है। 30 से 35, मेरी बात को स्टेटमेंट को जिम्मेवारी के साथ में बोल रहा हूँ, 30 से 35% पुलिस के पद खाली है, 30% न्यायालय के पद खाली है। भाई इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इनको सजा दीजिए, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के एक्शन लीजिए। लास्ट प्रोग्राम था आपका धर्मांतरण पे लेकर, मैंने पॉइंट रखा, अरे वो पुलिस के पास 3 साल से आदमी जा रहा है, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप ये कहते हैं आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। अरे देश की जनता, दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है, इसको मूर्ख बनाना बंद कीजिए मिश्रा जी। भाजपा जो है इस देश को मूर्ख 10 साल बना चुकी है। 750 किसानों के आप हत्यारे हैं। आप पुलवामा में उन शहीद जवानों के हत्यारे हैं। हाँ जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं रावत साहब के पास जाऊंगा। देना पड़ेगा। दिल्ली में ऐसी कोई घटना होती है उसका जवाब दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लास्ट ये बताएं जो कि यहाँ के उनके जो इलाके के जो विधायक हैं, क्या वहाँ पर गए देखने के लिए इस विषय को, और इस विषय के ऊपर में काउंसलर क्या वहाँ पर गए? इसका जवाब है ही नहीं उनके पास, क्योंकि जनता के मुद्दे हैं, उनके पास नहीं जवाब। जनता से जुड़े बिल्कुल प्रत्यक्ष मुद्दे हैं और इनके ऊपर में इनको जाना चाहिए। ये प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का जो काम है वो बिल्कुल करेगा, लेकिन सबसे पहले आपके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गए नहीं गए, ये जवाब चाहिए। चलाना चाह रही है, ये तानाशाही से देश नहीं चलेगा। ये आपका 2024 में आपकी उल्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। देश को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदारी आप दोनों की बनती है, लेकिन क्या सवाल यह है कि क्या आप दोनों ही अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन कर पा रहे हैं? एचएस रावत साहब, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? सुप्रीम कोर्ट ने मेरा एक पॉइंट, मैं लास्ट पॉइंट अपना रखता हूं, दिल्ली की। ठीक है, अब विजय जी सुन लीजिए ना, विजय जी आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मैं लास्ट पॉइंट अपना बोल दीजिए, मैंने पूरा मौका दिया आपको। विजेंद्र जी सुनिए, विजेंद्र जी सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, हर मुख्यमंत्री की अलग अलग विधानसभा में अलग अलग अधिकार होते हैं। अगर मान लो आपके पास पुलिस प्रशासन या लैंड नहीं है, तो जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो सपोर्ट करता है। अगर आप विधायक होते और मैं आपके पास जाता कि मेरी प्रॉब्लम है, आप पुलिस को टेलीफोन करते, आप आगे बात करते, फिर आगे कोई बात नहीं सुनता तो फिर आप आगे बात करते, लेकिन एक्शन तो लेने का फर्ज बनता आपका है ना। आप ये कह के नहीं डाल सकते भाई आपने मुझे चिताया और आप की मदद मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पुलिस नहीं है, ये कहना उचित नहीं है आपका। इसलिए जिम्मेवारी आपकी बनती है और जिम्मेदारी आप पुलिस की बाद में बनती है, पहले आपकी बनती है, क्योंकि आपके एरिए में इस प्रकार के गलत एलिमेंट आ रहे हैं, ऐसे क्षेत्र के विधायक क्षेत्र के काउंसलर की जरूरत बनती है।
रावत जी एक एक करके बात कहेंगे तो पब्लिक को समझ में आएगा। नहीं, यही तो दिक्कत है ना विजन जी। और जब आपकी बारी आ रही है तो आपको लगता है कि आपकी बारी में कोई नहीं बोले, लेकिन जब किसी और की बारी होती तो आप उसमें बोलते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ जब से, लेकिन आपको 40 मिनट के बाद ये बात समझ आई। बोलिए साहब, इस पर बोलने को तैयार है नहीं तो बीजेपी के या किसी भी पार्षद के माध्यम से जाएंगे या डायरेक्ट दिल्ली पुलिस के जाएंगे तो एक्शन तो दिल्ली पुलिस ही लेगी ना। और दिल्ली पुलिस और लाट साहब हमारे नहीं मतलब आप दिल्ली पुलिस के ऊपर ये डालकर, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपने हथियार डाल दिया क्या? मतलब आप नहीं, आप बोल दीजिए ना, आप ये बोल दीजिए कि आपकी सरकार इन हिंदुओं को न्याय नहीं दिला पाएगी, आप ये बोल दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं तो उनसे बुलवाइए ना, उनसे देश नहीं संभल रहा है। आम आदमी पार्टी कुछ देश बनती है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या भारतीय जनता पार्टी घंटी बजाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? नहीं, आप क्या घंटी बजाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? नहीं, अरे ये मेरे से जो प्रश्न कर रहे हैं आप, नहीं मेरे से जो प्रश्न कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है आपको नहीं पता है क्या? राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे फेंके नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और जो विषय है उसको विषयांतर करने की कोशिश न करें। ठीक है सर, मैं लौटूंगा, आपके पास समय बचेगा तो मेरे पास समय ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन हाजी नाजिम मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई साहिल ने साक्षी को मारा, आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा लव जिहाद में, ये तो सच है या ये भी मुसलमानों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है जो आप बार बार कहते हैं? सर सुनिए, साक्षी को साहिल ने मारा, उसके खिलाफ हाजी नाजिम बोला था, आपके चैनल के माध्यम से भी बोला था, हम साहिल के खिलाफ थे। लेकिन आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा, आफ्ताब मुस्लिम नहीं था, उसको मुस्लिम नाम होने की वजह से एक मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करी गई थी। आपको बचने का जो रास्ता मिलता है वो रास्ता अपना लेते हैं। समय मेरे पास इतना ही बचा है, मेरे पास समय इतना ही बचा है। बात पूरी सुननी है ना, अगर घटना का बताइए मैं आपसे बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। चलिए ठीक है, हालांकि इसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता था हाजी नाजिम, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप बार बार ये बात बोलते हैं, आप बार बार ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमान ऐसा नहीं है। लेकिन आप सबका ठेका कैसे ले लेते हैं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इन हिंदू परिवारों को सुदर्शन न्यूज न्याय दिलाकर रहेगा, ये हमारा वादा है, और इनको न्याय कैसे मिले इसकी भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सागर कुमार ने पूरी रिपोर्ट वहां पर जाकर कवर की है, लोगों से बातचीत की है, वहां जो तमाम महिलाएं थी उनको रोते बिलखते आपने देखा। लेकिन इन परिवारों के जो आंसू हैं वो जाया नहीं जाएंगे, उनको बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। सुदर्शन न्यूज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। मेरा बेटा है, अन्ना मेरा आदमी है। हमारे ऊपर वाले घर में ताला लगा रखा है मुसलमानों ने, सर इसमें ताला लगाया हुआ मुसलमानों का ताला है। फर्जी रजिस्ट्रियां बनवा ली उन्होंने, हम तीनों ही विधवा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, शर्म से सर झुकने वाली तस्वीरें हैं।